मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास स्थित एक गांव लम्ही में हुआ था और उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पूर्वज एक बड़े चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार से थे, जिसके पास 8 से 9 बीघा जमीन थी। उनके दादा गुरु सहाय राय एक पटवारी थे और उनके पिता अजायब लाल एक डाकघर के क्लर्क थे। उनकी मां करौनी गांव की आनंदी देवी थीं, जो शायद उनके बड़े घर की बेटी के चरित्र आनंदी के लिए भी उनकी प्रेरणा थीं। धनपत राय अजायब लाल और आनंदी की चौथी संतान थे। पहली 2 लड़कियां थीं, जो शिशु अवस्था में ही मर गई, और तीसरी लड़की का नाम समा था। उनके चाचा महावीर, जो एक अमीर जमींदार थे, उन्होंने उन्हें नवाब उपनाम दिया, जिसका अर्थ है बैरन। नवाब राय धनपत राय द्वारा चुना गया पहला उपनाम था। जब वे 7 वर्ष के थे, तब धनपत राय ने लम्ही के पास स्थित लालपुर वाराणसी के एक मदरसे में अपनी शिक्षा शुरू की। उन्होंने मदरसे में एक मौलवी से उर्दू और फारसी सीखी। जब वे 8 वर्ष के थे, तब लंबी बीमारी के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनकी दादी, जो उन्हें पालने के लिए जिम्मेदार थीं, जल्द ही मर गई। मुंशी प्रेमचंद अलग थलग महसूस करते थे, क्योंकि उनकी बड़ी बहन सुबगी की पहले ही शादी हो चुकी थी और उनके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उनके पिता, जो अब गोरखपुर में तैनात थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन प्रेमचंद को अपनी सौतेली मां से बहुत कम स्नेह मिला। सौतेली मां बाद में प्रेमचंद की रचनाओं में एक आवर्ती विषय बन गई। एक बच्चे के रूप में धनपत राय ने कथा साहित्य में सांत्वना की तलाश की और पुस्तकों के लिए एक आकर्षण विकसित किया। उन्होंने एक तंबाकू विक्रेता की दुकान पर फारसी भाषा के काल्पनिक महाकाव्य तिलिस्म होशरुबा की कहानियां सुनी। उन्होंने एक पुस्तक थोक विक्रेता के लिए किताबें बेचने का काम किया। इस प्रकार उन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी सीखी और जॉर्ज W.M. रेनॉल्ड्स के 8 खंड द मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन सहित कई कथा साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने गोरखपुर में अपनी पहली साहित्यिक रचना की, जो कभी प्रकाशित नहीं हुई और अब खो गई है। यह एक कुंवारे व्यक्ति की कहानी थी, जो एक नीची जाति की महिला से प्यार करने लगता है। ये चरित्र प्रेमचंद के चाचा पर आधारित था, जो उन्हें कथा साहित्य पढ़ने के प्रति जुनूनी होने के लिए डांटते थे। प्रहसन शायद इसी का बदला लेने के लिए लिखा गया था। 1890 के दशक के मध्य में जब उनके पिता जमानिया में तैनात हुए, तो धनपत राय ने बनारस के क्वींस कॉलेज में एक दिन के छात्र के रूप में दाखिला लिया। 1895 में 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, जबकि वे अभी भी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। यह विवाह उनके नाना ने तय किया था। लड़की एक अमीर जमींदार परिवार से थी और प्रेमचंद से उम्र में बड़ी थी, जिसे वह झगड़ालू और अच्छी दिखने वाली नहीं लगती थी। लंबी बीमारी के बाद 1897 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी 60% से कम अंक से पास करने में सफल रहे। हालांकि क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी वाले छात्रों को ही शुल्क में रियायत दी जाती थी। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन अपने खराब अंकगणितीय कौशल के कारण असफल रहे। इस प्रकार उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्हें बनारस में एक वकील के बेटे को 5 रुपये मासिक वेतन पर कोचिंग देने का काम मिला। वह वकील के अस्तबल के ऊपर मिट्टी की कोठरी में रहा करते थे और अपने वेतन का 60% घर भेजते थे। इन दिनों प्रेमचंद ने खूब पढ़ा। कई कर्ज लेने के बाद 1899 में वह अपनी एकत्रित पुस्तकों में से एक को बेचने के लिए किताबों की दुकान पर गए। उन्होंने 5 रुपये मासिक शुल्क पर एक छात्र को ट्यूशन देने का काम भी किया। 1900 में प्रेमचंद ने सरकारी जिला स्कूल बहराइच में 20 रुपये के मासिक वेतन पर सहायक शिक्षक की नौकरी हासिल की। 3 महीने बाद उन्हें प्रतापगढ़ के जिला स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे एक प्रशासक के बंगले में रहे और अपने बेटे को पढ़ाया। उनका पहला लघु उपन्यास असरार-ए-माबिद ईश्वर के निवास का रहस्य हिंदी में देवस्थान रहस्य था, जो मंदिर के पुजारियों के बीच भ्रष्टाचार और गरीब महिलाओं के यौन शोषण की पड़ताल करता है।
यह उपन्यास बनारस स्थित उर्दू साप्ताहिक आवाज एक हल्क में 8 अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक एक श्रृंखला में प्रकाशित हुआ था। प्रतापगढ़ से धनपत राय को प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में 1905 में कानपुर में तैनात किया गया। वे मई 1905 से जून 1909 तक लगभग 4 साल तक कानपुर में रहे। वहां उनकी मुलाकात उर्दू पत्रिका ज़माना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम से हुई, जिसमें उन्होंने बाद में कई लेख और कहानियां प्रकाशित की। प्रेमचंद गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव लम्ही गए, लेकिन कई कारणों से उन्हें यह प्रवास सुखद नहीं लगा। उन्हें वहां का मौसम या माहौल लेखन के लिए अनुकूल नहीं लगा। इसके अलावा उन्हें अपनी पत्नी और सौतेली मां के बीच झगड़े के कारण घरेलू परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रेमचंद ने गुस्से में अपनी पत्नी को डांटा जब उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की असफल कोशिश की। निराश होकर वह अपने पिता के घर चली गई और प्रेमचंद ने उसे वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1906 में प्रेमचंद ने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जो फतेहपुर के पास एक गांव के जमींदार की बेटी थी। उस समय इस कदम को क्रांतिकारी माना गया और प्रेमचंद को काफी सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद शिवरानी देवी ने उन पर एक किताब लिखी, जिसका शीर्षक था प्रेमचंद घर में। 1905 में राष्ट्रवादी सक्रियता से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने ज़माना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर एक लेख प्रकाशित किया। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गोखले के तरीकों की आलोचना की और इसके बजाय बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपनाए गए अधिक चरमपंथी उपायों को अपनाने की सिफारिश की। प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न थी, जो 1907 में ज़माना में छपी थी। इस कहानी के अनुसार सबसे कीमती रत्न स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक रक्त की अंतिम बूंद थी। प्रेमचंद की कई शुरुआती लघु कथाओं में देशभक्ति के भाव थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे। प्रेमचंद का दूसरा लघु उपन्यास हम खुरमाओ हम स्वाब हिंदी में प्रेमा 1907 में प्रकाशित हुआ, जिसे बाबू नवाब राय बनारसी नाम से लिखा गया था। ये समकालीन रूढ़िवादी समाज में विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे की पड़ताल करता है। नायक अमृत राय युवा विधवा पूर्णा से शादी करने के लिए सामाजिक विरोध को दूर करता है, अपनी अमीर और खूबसूरत मंगेतर प्रेमा को छोड़ देता है। 1907 में प्रेमचंद के एक और लघु उपन्यास किशना को बनारस के मेडिकल हॉल प्रेस ने प्रकाशित किया। 142 पृष्ठों की यह कृति, जो आभूषणों के प्रति महिलाओं के प्रेम पर व्यंग्य करती है, अब लुप्त हो चुकी है। अप्रैल-अगस्त 1907 के दौरान प्रेमचंद का उपन्यास रूठी रानी ज़माना में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा 1907 में ज़माना के प्रकाशकों ने प्रेमचंद का पहला लघु कहानी संग्रह प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक सोज़-ए-वतन था। संग्रह, जिसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसमें 4 कहानियां थीं, जो भारतीयों को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष में प्रेरित करने की कोशिश करती थीं। 1909 में प्रेमचंद का तबादला महोबा कर दिया गया और बाद में उन्हें हमीरपुर में स्कूलों के उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इस समय के आसपास सोज़-ए-वतन पर ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों की नजर पड़ी, जिन्होंने इसे एक राजद्रोही कार्य के रूप में प्रतिबंधित कर दिया। हमीरपुर जिले के ब्रिटिश कलेक्टर जेम्स सैमुअल स्टीवेंसन ने प्रेमचंद के घर पर छापेमारी का आदेश दिया, जहां सोज़-ए-वतन की लगभग 500 प्रतियां जला दी गई। इसके बाद उर्दू पत्रिका ज़माना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम, जिन्होंने धनपत राय की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रकाशित की थी, ने छद्म नाम प्रेमचंद की सलाह दी। धनपत राय ने नवाब राय नाम का उपयोग करना बंद कर दिया और प्रेमचंद बन गए। प्रेमचंद को अक्सर मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। सच तो यह है कि उन्होंने कन्हैयालाल मुंशी के साथ मिलकर हंस पत्रिका का संपादन किया था। क्रेडिट लाइन में मुंशी प्रेमचंद लिखा था। इसके बाद से उन्हें मुंशी प्रेमचंद कहा जाने लगा। उद्धरण वांछित 1914 में प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया। इस समय तक वे उर्दू में एक कथा लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। अगस्त 1916 में प्रेमचंद को पदोन्नति देकर गोरखपुर स्थानांतरित कर दिया गया।
वे गोरखपुर के नॉर्मल हाई स्कूल में असिस्टेंट मास्टर बन गए। गोरखपुर में उनकी मित्रता पुस्तक विक्रेता बुद्धिलाल से हुई, जिसने उन्हें स्कूल में परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें बेचने के बदले में पढ़ने के लिए उपन्यास उधार दिए। प्रेमचंद अन्य भाषाओं में क्लासिक्स के उत्साही पाठक थे और इनमें से कई कार्यों का हिंदी में अनुवाद किया। 1919 तक प्रेमचंद ने लगभग 100 पन्नों के 4 उपन्यास प्रकाशित किए थे। 1919 में प्रेमचंद का पहला प्रमुख उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास मूल रूप से बाज़ार-ए-हुस्न शीर्षक के तहत उर्दू में लिखा गया था, लेकिन इसे पहले कलकत्ता स्थित प्रकाशक ने हिंदी में प्रकाशित किया, जिसने प्रेमचंद को उनके काम के लिए 450 रुपए की पेशकश की। लाहौर के उर्दू प्रकाशक ने बाद में 1924 में उपन्यास प्रकाशित किया, जिसमें प्रेमचंद को 250 रुपए का भुगतान किया गया। उपन्यास एक दुखी गृहिणी की कहानी बताता है, जो पहले एक वेश्या बन जाती है और फिर वेश्याओं की युवा बेटियों के लिए एक अनाथालय का प्रबंधन करती है। इसे आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और प्रेमचंद को व्यापक मान्यता प्राप्त करने में मदद मिली। 1919 में प्रेमचंद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। 1921 तक उन्हें स्कूलों के उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। 8 फरवरी 1921 को उन्होंने गोरखपुर में एक बैठक में भाग लिया, जहां महात्मा गांधी ने लोगों से असहयोग आंदोलन के तहत सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने को कहा। प्रेमचंद, हालांकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और 2 बच्चों और गर्भवती पत्नी का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने 5 दिनों तक इस बारे में सोचा और अपनी पत्नी की सहमति से अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद 18 मार्च 1921 को गोरखपुर से बनारस चले गए और अपने साहित्यिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 1936 में अपनी मृत्यु तक उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाइयों और लगातार खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ा। 1923 में उन्होंने बनारस में एक प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशन गृह की स्थापना की, जिसका नाम सरस्वती प्रेस रखा गया। वर्ष 1924 में प्रेमचंद की रंगभूमि का प्रकाशन हुआ, जिसमें सूरदास नामक एक अंधे भिखारी को इसका दुखद नायक बताया गया है। निर्मला, भारत में दहेज प्रथा से निपटने वाला एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित होने से पहले नवंबर 1925 और नवंबर 1926 के बीच पत्रिका चांद में पहली बार धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। प्रतिज्ञा उपन्यास विधवा पुनर्विवाह के विषय से निपटता है। 1928 में प्रेमचंद का उपन्यास गबन प्रकाशित हुआ, जो मध्यम वर्ग के लालच पर केंद्रित था। मार्च 1930 में प्रेमचंद ने हंस नामक एक साहित्यिक राजनीतिक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद करना था। अपने राजनीतिक रूप से उत्तेजक विचारों के लिए प्रसिद्ध ये पत्रिका लाभ कमाने में विफल रही। इसके बाद प्रेमचंद ने जागरण नामक एक अन्य पत्रिका का संपादन किया, जो घाटे में चली गई। 1931 में प्रेमचंद मारवाड़ी कॉलेज में शिक्षक के रूप में कानपुर चले गए, लेकिन कॉलेज प्रशासन के साथ मतभेदों के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे बनारस लौट आए और मर्यादा पत्रिका के संपादक बन गए। 1932 में उन्होंने कर्मभूमि नामक एक और उपन्यास प्रकाशित किया। उन्होंने कुछ समय के लिए स्थानीय विद्यालय काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया। स्कूल बंद होने के बाद वे लखनऊ में माधुरी पत्रिका के संपादक बन गए। प्रेमचंद हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 31 मई 1934 को बॉम्बे पहुंचे। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस अजंता सिनेटोन के लिए पटकथा लेखन की नौकरी स्वीकार कर ली थी। उम्मीद थी कि 8,000 रुपये का वार्षिक वेतन उन्हें अपनी वित्तीय परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। वह दादर में रहे और फिल्म मजदूर की पटकथा लिखी। मोहन भवनानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मजदूर वर्ग की खराब स्थितियों को दर्शाया गया था। प्रेमचंद ने खुद फिल्म में मजदूरों के नेता के रूप में एक कैमियो किया था। कुछ प्रभावशाली व्यवसायी बॉम्बे में इसकी रिलीज पर रोक लगाने में कामयाब रहे। फिल्म लाहौर और दिल्ली में रिलीज हुई, लेकिन मिल मजदूरों को मालिकों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करने के बाद इसे फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया।
विडंबना यह है कि फिल्म ने बनारस में अपने घाटे में चल रहे प्रेस के श्रमिकों को वेतन न मिलने पर हड़ताल करने के लिए प्रेरित किया। 1934-35 तक प्रेमचंद की सरस्वती प्रेस 400 रुपये के भारी कर्ज में थी और प्रेमचंद को जागरण का प्रकाशन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच प्रेमचंद को बॉम्बे फिल्म उद्योग के गैर साहित्यिक वाणिज्यिक माहौल को नापसंद करने लगे थे और वे बनारस लौटना चाहते थे। हालांकि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस के साथ 1 साल का अनुबंध किया था। अंततः 1 साल पूरा होने से पहले ही उन्होंने 4 अप्रैल 1935 को बॉम्बे छोड़ दिया। बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक हिमांशु रॉय ने प्रेमचंद को वापस रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बम्बई छोड़ने के बाद प्रेमचंद इलाहाबाद में बसना चाहते थे, जहां उनके बेटे श्रीपत राय और अमृत राय पढ़ रहे थे। उन्होंने वहां से हंस प्रकाशित करने की भी योजना बनाई। हालांकि अपनी आर्थिक स्थिति और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें हंस को भारतीय साहित्य परिषद को सौंपना पड़ा और बनारस चले जाना पड़ा। प्रेमचंद 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष चुने गए। कई दिनों की बीमारी के बाद और पद पर रहते हुए ही 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। गोदान प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण रचना आमतौर पर उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में स्वीकार की जाती है और इसे हिंदी के बेहतरीन उपन्यासों में से एक माना जाता है। नायक होरी एक गरीब किसान एक गाय के लिए बेताब है, जो ग्रामीण भारत में धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रवींद्रनाथ टैगोर जैसे अन्य समकालीन प्रसिद्ध लेखकों के विपरीत प्रेमचंद को भारत के बाहर ज्यादा सराहा नहीं गया। शुल्ज का मानना है कि इसका कारण उनके काम के अच्छे अनुवादों का अभाव था। साथ ही टैगोर और इकबाल के विपरीत प्रेमचंद ने कभी भारत से बाहर यात्रा नहीं की, विदेश में अध्ययन नहीं किया या प्रसिद्ध विदेशी साहित्यकारों के साथ घुल मिल नहीं पाए। 1936 में प्रेमचंद ने कफन कहानी भी प्रकाशित किया, जिसमें एक गरीब आदमी अपनी मृत पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन उसे खाने पीने पर खर्च कर देता है। प्रेमचंद की अंतिम प्रकाशित कहानी क्रिकेट मैच थी, जो उनकी मृत्यु के बाद 1938 में ज़माना में छपी थी।